डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें नोट करें, अ रिजिड बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज कैन हैव a rigid body of finite size can have both translatory and rotatory motions, can have both translatory and rotatory motions, both translatory and rotatory motions, full stop. Just like translatory motion, just like translatory motion, just like translatory motion, the rotatory motion can be resolved into mutually perpendicular components the rotatory motion can also be resolved into mutually perpendicular components, mutually perpendicular components. Hence, a rigid body has 6 degrees of freedom. Hence, a rigid body has 6 degrees of freedom. एक ब्रैकेट में लिखें 3 for translatory and 3 for rotatory. 3 for translatory and 3 for rotatory. फिर एक important point लिखें, at high temperatures, there are additional 2 degrees of freedom. Additional 2 degrees of freedom for वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशन, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब मैं कहानी समझाता हूँ ये है क्या। हम ना ऐसा करते हैं कि जब भी हमारे पास इसको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर आप कंपेयर करके देखना मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक का, जैसा हमने लास्ट क्लास में करा था, उससे आप कंपेयर करिएगा। तो ये एक ना एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि इस चीज़ को आपको ना कर करके देखना पड़ेगा। जैसे हमने ये बताया F इज इक्वल टू 3n-k, तो जो अपना लेवल है, अपना लेवल तो वही कहता है कि F इज इक्वल टू 3n-k तक आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसमें 11th क्लास का जो आप पढ़ रहे हो, तो इसके बाद जब आप कंपटीशन की जब आप तैयारी करेंगे ना, तो तब आपको मन में ये आ जाएगा कि हमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो बताया गया था वो टोटली गलत बताया गया था, ठीक है। तो 2 अलग तरीके से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पढ़ा जाता है। जो अब बता रहा हूँ
ये भी पूरी तरीके से सही है, और जो पहले बताया था वो भी पूरी तरीके से सही है, लेकिन जो पहले बताया था उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है जो ये वाला तरीका बता रहा हूँ। तो 3 तरीके का मोशन हो गए, 3 टाइप्स ऑफ मोशंस फॉर determining degrees of freedom, for determining degrees of freedom. ट्रांसलेटरी टी बोल दो, रोटेटरी इसको आर बोल दो, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाइब्रेटरी इसको भी बोल दो। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल्स लिए थे तो मैं फिर से पहला एग्जांपल लेता हूँ मोनो एटॉमिक गैस का। मोनो एटॉमिक गैस जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन एटसेट्रा, ये मोनो एटॉमिक गैसेस होगी। मोनो एटॉमिक गैसेस का मतलब क्या है कि इनके अंदर एक ही एटम है, बस सिंगल एटम है। तो अब अगर मैं इस फंडे से इसको करता हूँ तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा कैसे निकल के आएगा, आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मोनो एटॉमिक का मतलब बेटा एक एटम है बस। थोड़ा दिखाई दे जाए, थोड़ा समझ में आ जाए, इसलिए ये थोड़ा छोटा सा मैंने सर्कल बना दिया, नहीं तो आप ये समझिएगा कि ये दिखाई ही नहीं देगा, इतना छोटा सा एटम है, नन्हा सा। तो आप ये देखो कि ये जो है इसके ट्रांसलेटरी मोशन का इसको कितनी डिग्रीज अवेलेबल है, फ्रीडम की कितनी डिग्रीज अवेलेबल है। तो हम ये कहेंगे कि ये जो है ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी जा सकता है, और ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में भी जा सकता है। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन। तो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है वो इसके 3 डायरेक्शंस में हो सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो ट्रांसलेटरी कितनी फ्रीडम अवेलेबल है इसको, 3 डिग्री की फ्रीडम, एक्स में जा सकता है, वाई में या जेड में। 3 डिग्रीज यहाँ पर हो गई। फिर आ जाइए रोटेटरी मोशन पर। ठीक है, अब रोटेटरी मोशन की बात करते हैं। तो रोटेटरी मोशन में क्या होगा, रोटेटरी मोशन में ये जो एक मान लीजिए कि हमारा एटम है, तो ये एक्स की डायरेक्शन में भी, वाई की डायरेक्शन में भी, जेड की डायरेक्शन में भी जा सकता है। अब रोटेशन की बात करते हैं। तो रोटेशन में हमने ये कहा कि ये जो है, अच्छा जब हम मोनो एटॉमिक गैस का इंटरनल एनर्जी अभी छोड़ो, जब हम मोनो एटॉमिक गैस की बात कर रहे हैं तो मान लो यहाँ पर ये एक छोटा सा एटम है, तो मान लीजिए ये एक्स की डायरेक्शन में है, मान लीजिए कि एक्स की डायरेक्शन में ये है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो है ये वाई के चारों तरफ घूम सकता है क्या। हम ये कहेंगे वाई एक्सिस कौन सी है, ये है वाई एक्सिस, तो ये वाई के चारों तरफ ऐसे 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 रोटेट कर सकता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, वाई के चारों तरफ रोटेट कर सकता है। चलिए, तो वाई की डायरेक्शन में ये रोटेट कर सकता है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस का मतलब क्या है कि ये बाहर को निकली हुई है, बाहर को निकली हुई है। तो क्या ये जेड एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ऐसे रोटेट कर सकता है, कर सकता है। तो 2 डायरेक्शंस में रोटेट कर पा रहा है। एक तो ये वाई एक्सिस के चारों तरफ ऐसे 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 गोल गोल घूम सकता है, जेड एक्सिस जो बाहर की तरफ निकल रही है उसके चारों तरफ ऐसे 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 घूम सकता है। लेकिन जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के अलाउंग ये पड़ा हुआ ही है, ये किसी ना किसी एक्सिस के अलाउंग तो पड़ा होगा, चाहे एक्स एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस, चाहे जेड एक्सिस। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसके अलाउंग ये इस तरह से घूमेगा, ऐसे 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 घूमेगा, इस तरीके से। तो ऐसे ऐसे घूमने पर अब आप ये देखिए कि मैंने जो अभी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बताया था, उसमें जो हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी थी वो ऐसे आ रही थी, हाफ mv(x)² प्लस हाफ mv(y)² प्लस हाफ mv
जेड स्क्वायर, हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर प्लस हाफ एम वी जेड स्क्वायर। तो ये हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी हो गई। उसके बाद हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जब हम रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो रोटेटरी मोशन जो है उसमें ये हमने क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी निकाली। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे मोशन से ही मतलब है यहाँ पर, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। तो आप ये देखो कि अगर हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर जो ये आई है, ये आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है? मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जरा सा एटम है, इसका जरा सा रेडियस होगा। तो अगर हम ये देखें कि ये अपनी जो एक्सिस है, अगर हम देखें कि ये अपनी एक्सिस के चारों तरफ इतना सा इसका रेडियस है, इतना सा इसका रेडियस है, तो रेडियस इसका नेग्लिजिबल है क्योंकि बहुत छोटा सा है। मैंने दिखा दिया थोड़ा बड़ा, लेकिन दिखाई भी नहीं देता खुली आंखों से। तो जब रेडियस ही नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल यानी कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो गया तो उसको एंगुलर वेलोसिटी में मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी जीरो हो गया। इसका मतलब कि वो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, आप कहेंगे नहीं जरूरी थोड़ी है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही पड़ा हो। अरे ठीक है, हम ये तो देख सकते हैं ना, अगर मान लो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी पड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पड़ा हुआ है। तो हमने ये कहा कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे घूम जाएगा, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो ये ऐसे है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे ऐसे घूम जाएगा उसके चारों तरफ। तो जेड एक्सिस से इसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा, वाई एक्सिस से इसका एक प्रॉपर डिस्टेंस होगा, लेकिन एक्स एक्सिस पर तो ये है ही, तो ये जो डिस्टेंस है ये ना के बराबर होगा। तो जब मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करता हूँ तो बेटा रोटेशनल एनर्जी आ जाएगी हाफ आई वाई ओमेगा वाई स्क्वायर, ठीक, क्योंकि ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक। जेड एक्सिस वाई एक्सिस के अबाउट तो ऐसे ऐसे इस तरीके से रोटेट करेगा वाई एक्सिस के अबाउट। जेड एक्सिस बाहर को निकली हुई है तो उसके अबाउट ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। लेकिन जब एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो इसका मतलब जो आपकी ये वाली एक्स एक्सिस के अबाउट वाली है, यानी कि आई जेड ओमेगा जेड स्क्वायर हाफ, और ये वाली जीरो हो जाएगी एक्स एक्सिस के अबाउट, क्योंकि उसका रेडियस जो है जिसके अबाउट वो रोटेट कर रहा है वो रेडियस ही इतना छोटा है कि उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अगर बिल्कुल सीधी भाषा में अगर इस चीज़ को रटना चाहते हो तो याद रखना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस जीरो होता है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस हमेशा जीरो होता है, ठीक। तो यहाँ से मैं ये देखूंगा कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये ट्रांसलेशनल, एक्स की डायरेक्शन में वो जा सकता है, वाई की डायरेक्शन में वो जा सकता है, जेड की डायरेक्शन में। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशनल वाला सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल वाला एक और दो ही कंपोनेंट आ रहे हैं, रोटेशनल वाले 2 कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। और छोटा सा मोनो एटॉमिक गैस है, छोटा सा एटम है, उसको अगर आप टेम्परेचर बढ़ा भी दोगे तो उसमें वाइब्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा कि वो इधर उधर टकराएगा और उसका बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। तो इसलिए इस केस में जो आपका वाइब्रेशनल कंपोनेंट है वो भी जीरो रहेगा। तो यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी आ जाएगी? 3+2 यानी कि 5। 3+2 मतलब 5, ठीक है। ये हमने बात करी सिर्फ इसकी मोनो एटॉमिक गैस की हमने बात करी, और मोनो एटॉमिक गैस किस केस में? क्योंकि ये जो मैंने बताया ये आपको रिजिड बॉडी के लिए बताया। उसके बाद फिर आ जाते हैं डाई एटॉमिक गैस पर। डाई एटॉमिक गैस पर आ जाते हैं। तो डाई एटॉमिक गैस में हम क्या देखते हैं? डाई एटॉमिक गैस ऐसे होगी जैसे कि O2, जैसे कि H2, जैसे कि N2 एटसेट्रा। तो डाई एटॉमिक का मतलब 2 एटम है, यहाँ पर क्या था? सिंगल एटम था, अब 2 एटम है। तो 2 एटम के केस में भी क्या होगा?
एक एटम ऐसे है और एक एटम ऐसे है और ये ऐसे जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन के केस में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन के केस में सिंगल बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन के केस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, तो ये मान लीजिए मैं ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब अरे स्क्रीन, अच्छा हाँ ठीक है। तो इस केस में भी आप ये देखिएगा कि ये वाला जो है ये आपका एक्स की डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये एक्स की डायरेक्शन में भी जा सकता है, ऐसे ही वाई की डायरेक्शन में भी जा सकता है और ऐसे ही जेड की डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो इसका ट्रांसलेशनल कंपोनेंट क्या हो गया? ट्रांसलेशनल समझ लेना, ट्रांसलेशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ट्रांसलेशनल कंपोनेंट इसके भी 3 हो गए। और जो रोटेशनल कंपोनेंट है, रोटेशनल कंपोनेंट समझो कैसे होंगे। रोटेशनल कंपोनेंट जो ये है, ये मान लीजिए ऐसे पड़ा हुआ है यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट इस तरीके से। तो इसमें भी कहानी क्या होगी कि ये ऐसे 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 वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। तो वाई एक्सिस वाला हो जाएगा, ये जेड एक्सिस इस तरीके से है ना। तो ऐसे ऐसे तो वाई एक्सिस के अबाउट हो गया और जेड एक्सिस के अबाउट इस तरीके से घूम जाएगा, ऐसे 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 जेड एक्सिस के अबाउट। लेकिन एक्स एक्सिस के अबाउट जब मैं बात करूँ तो एक्स एक्सिस के अबाउट फिर इसको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। और इसका मतलब जो रोटेशनल कंपोनेंट है इसमें भी 2 ही है डाई एटॉमिक में। सर स्क्रीन, हाँ जी बताइए, बताओ गणेश। सर वो वीडियो रुक रही थी थोड़ी। अभी ठीक है? सर अभी ठीक है। अच्छा चलिए, दोबारा प्रॉब्लम हो तो बताना। तो फिर वही चीज़ है कि यहाँ पर भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? 3 + 2 यानी कि 5। 3 + 2 मतलब 5 हो गया, ठीक। तो ये हमारा डाई एटॉमिक का केस हुआ। फिर हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक की। थर्ड के बाद मतलब थर्ड जो है पॉली एटॉमिक, डाई के बाद जितने भी आ जाते हैं फिर वो ट्राई हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, तो वो पॉली एटॉमिक में आ जाएंगे। पॉली एटॉमिक में अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था ट्राई एटॉमिक का, तो मैं ट्राई एटॉमिक का एग्जांपल अगर लेता हूँ तो यहाँ पर आप ये देखिएगा, हमने इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। एक तो नॉन लीनियर और एक लीनियर, नॉन लीनियर और लीनियर। अब नॉन लीनियर की अगर बात करें तो नॉन लीनियर इस तरीके से हो गया, ऐसे। मान लो A, B, C और इसका एग्जांपल ना हम ये ले सकते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की। एक तरफ सल्फर है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो ये वाला है इसमें नॉन लीनियर में आप क्या करेंगे कि क्योंकि नॉन लीनियर आपको हर डायरेक्शन में नजर आ रहा है, ये एक तरीके से ऐसा है कि जैसे कि एक प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये पूरा का पूरा प्लेन एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में भी और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में भी पूरा का पूरा प्लेन मूव कर सकता है। तो इसमें जो ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है वो 3 है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रोटेटरी कंपोनेंट की। तो जो रोटेटरी कंपोनेंट है, रोटेटरी कंपोनेंट इसका कुछ इस तरह से होगा कि क्योंकि ये प्लेन है तो अगर मैं इसको इस तरह से वर्टिकली डिवाइड करूं तो भी ये पूरा घूम सकता है ऐसे, ठीक है। अच्छा खासा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका, ठीक। अच्छा, अब ये तो हो गया वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर मान लो मैं ऐसे जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लूँ ऐसे, ठीक है, मतलब बाहर को निकलता हुआ, तो बाहर को निकलती हुई लाइन है तो भी आप ये सोचिए कि ये सेंट्रल पॉइंट है, ये ऐसे 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 घूम सकता है। मतलब अगर ये लाइन है ऐसी जो इसके अंदर हमने ऐसे पिरो दिया इसको, तो ये जो ट्राइंगल है ये ट्राइंगल ऐसे घूमता हुआ दिखाई देगा, तो जेड एक्सिस के अबाउट भी रिवॉल्व कर रहा है। अब एक्स एक्सिस के अबाउट मतलब आपने एक लाइन ऐसे खींच दी तो ये ट्राइंगल ऐसे 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 एक्स एक्सिस के अबाउट भी, मतलब प्लेन है ना, तो प्लेन है तो प्लेन को आप तीनों डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अबाउट भी, वाई एक्सिस के अबाउट भी, जेड एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
रोटेटरी कंपोनेंट जो है वो भी 3 हो गया। रोटेटरी कंपोनेंट भी 3 हो गया, तो बेटा इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नॉन लीनियर का कितना है 6। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लीनियर की। सर इसमें वाइब्रेटरी देंगे। बताता हूँ मैं वाइब्रेटरी मैंने अभी यहाँ पर भी बात नहीं करी, यहाँ पर भी और इधर भी नहीं करी, अभी बताता हूँ। अब देखो वाइब्रेटरी क्यों नहीं लेंगे इसमें। वाइब्रेटरी इस वजह से नहीं लेंगे कि क्या होता है कि जैसे पॉली एटॉमिक गैस की हम बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे एटम्स हैं इसमें, तो ये नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन में नहीं है। अब सोचो कि एक ट्यूब है, उस ट्यूब के अंदर मैंने गैस के छोटे छोटे मैं एटम्स स्टडी कर रहा हूँ। अगर एक ट्यूब है यानी कि लीनियर है अगर, तो लीनियर का मतलब क्या, टक 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 आपस में टकराव उनमें लगातार होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टकराव होगा, आगे पीछे लगातार टकराव हो रहा है, यानी कि वाइब्रेशन हो रही है। तो वाइब्रेशन के केस में एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को, या एक एटम बोलिए, मॉलिक्यूल ना बोलो, एक एटम ने दूसरे एटम को टक्कर मारी। तो जैसे ही उसने टक्कर मारी तो क्या था कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, तो तभी वो मूव कर पाया, उसने दूसरे को टक्कर मारी। अब उसने दूसरे एटम को जैसी टक्कर मारी तो दूसरे एटम के अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गई एज पोटेंशियल एनर्जी, और जैसे ही इट स्टार्टेड मूविंग तो अब इस सेकंड वाले की जो पोटेंशियल है वो काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। तो यानी कि जब वाइब्रेशन होता है तो पोटेंशियल काइनेटिक दोनों आते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों आएंगे, इसका मतलब। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर में कोई बाउंडेशन नहीं है, ये और ये दूरी पर है, तो दो जो हैं वो या तो रिपल्शन का एक फोर्स लगाएंगे और या अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे। अब हम जो गैसेस ये लेकर चल रहे हैं ना, हम सारे गैस आइडियल के लिए लेकर चल रहे हैं, तो आइडियल गैस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन की हम बात ही नहीं करते। लेकिन जब हम आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स भी लीनियरली अरेंज कर देंगे भाई, फिर तो वाइब्रेशन होगा, फिर तो टकराव होगा। ठीक है, यहाँ पर क्यों नहीं लिया, दो ही तो हैं, तो दो क्या टक्कर मार लेंगे आपस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे भी नहीं होता। तो इस वजह से क्या है कि इसमें तो छोड़ दिया गया वाइब्रेशन। यहाँ एक ही था, कहाँ वाइब्रेट करके किधर जाएगा भाई, उसको छोड़ दो। हम ट्राई एटॉमिक की बात करते हैं, तो ट्राई एटॉमिक में लीनियर की बात करते हैं, सॉरी, तो लीनियर में लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो 1 2 और 3, मान लीजिए 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनमें टकराव जरूर होगा, ये तो मैं 3 की जब बात कर रहा हूँ, तो इनमें जो टकराव होगा तो इसकी वजह से यहाँ एक वाइब्रेशनल कंपोनेंट भी आ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, इसका ओरिएंटेशन देखा जाए, तो ओरिएंटेशन तो कुछ डाई एटॉमिक जैसा दिखाई दे रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स की डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है स्ट्रेट लाइन में, वाई की डायरेक्शन में भी, जेड की डायरेक्शन में भी। तो बेटा ट्रांसलेटरी कंपोनेंट इसके 3 हो जाएंगे। रोटेटरी कंपोनेंट कितने होंगे, क्योंकि देखने में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये कैसा दिख रहा है, डाई एटॉमिक जैसा, यानी कि इट इज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो फिर वही बात है कि ये वाई के अबाउट, ये पूरा ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये वाई के अबाउट ऐसे 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 रोटेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, जो ये z है, ये z के अबाउट ऐसे, z तो ऐसे है स्ट्रेट लाइन, तो ये ऐसे 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 रोटेट कर सकता है z के अबाउट। z क्या है, अंदर को जाने वाली स्ट्रेट लाइन, तो उसके अबाउट ये ऐसे ऐसे घूम सकता है। x के अबाउट फिर ऐसे ऐसे घूमेगा। तो है तो जरा से एटम्स ही, सबका रेडियस नेग्लिजिबल है, तो इसका मतलब उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आपका आई वाला कंपोनेंट ही 0। तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी रोटेटरी कंपोनेंट 2 ही होगा, रोटेटरी कंपोनेंट इसका 2। लेकिन जो टकराव है, टकराव की वजह से वाइब्रेटरी कंपोनेंट भी यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 3 + 2 + 2 = 7। 3 + 2 + 2 = 7। ये समझ में आ गया? ठीक, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्लियर है इतना? बताइए, समझ गए? सर हाँ जी बोलिए। सर वो वाइब्रेटरी 2 क्यों हुआ? वाइब्रेटरी 2 क्यों हुआ? क्योंकि वाइब्रेशन में हमेशा, वाइब्रेटरी मोशन में हमेशा 2 कंपोनेंट होंगे,
एक काइनेटिक एनर्जी का कंपोनेंट और एक पोटेंशियल एनर्जी का कंपोनेंट। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों के दोनों मतलब दे बोथ मूव हैंड टू हैंड। एक में अगर काइनेटिक कंपोनेंट है मतलब वो मोशन में है, तो वो दूसरे से टकराते ही वो अपनी काइनेटिक एनर्जी उसमें शिफ्ट कर देगा एज पोटेंशियल एनर्जी। तो उसमें वो दो तरीके के कंपोनेंट्स होंगे, एक तो वाइब्रेशन जो हो रहा है लगातार, वो एक तो हो जाएगा पोटेंशियल का और एक हो जाएगा आपका काइनेटिक का। तो इस वजह से वाइब्रेटिव कंपोनेंट को हम दो लेकर चलते हैं, समझ गए? Yes, sir. ठीक, तो इस तरीके से ये टोटल 7 हो गया। अब आप ये देखिए, कंपेयर कर लीजिए जो हमने बनवाया था। सिर्फ एक इसमें आपको अंतर नज़र आ रहा होगा मोनो एटॉमिक में, कि वहाँ पर मोनो एटॉमिक का हमने 3 बोला था डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ 5 बताया है। ठीक है, तो मैंने जो ब्रैकेट में रिजिड लिखा है वो इसीलिए लिखा है। अगर रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब ठोस, रिजिड का मतलब फिक्स्ड, एनीथिंग विच कैन नॉट वाइब्रेट, जो वाइब्रेट नहीं कर सकती, बिल्कुल फिक्स है वो। तो इस वजह से यहाँ पर वाइब्रेटरी कंपोनेंट इसका 0 ही है। अब अगर हम नॉन रिजिड की बात करते हैं तो सिंगल ही मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, तो वो सिंगल मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ घूमेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा रेडियस वो ले नहीं सकता। अगर हम नॉन रिजिड यानी कि बहुत सॉफ्ट मॉलिक्यूल की बात करें, रिजिड मतलब बहुत ठोस है, बड़ा सॉलिड है, तो वो जो सॉलिड है उसका घूमना पता चलेगा वाई के अबाउट, उसका घूमना पता चलेगा जेड के अबाउट, और अपने एक्सेस के अबाउट क्या घूमेगा जब उसका रेडियस ही कुछ नहीं है। तो इस वजह से इसका रोटेटरी कंपोनेंट यहाँ 2 लिया था। तो जो हमने करा था वो करा था हमने एक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, तो नॉन रिजिड मॉलिक्यूल के लिए हमेशा 3 ही होगा, क्योंकि उसमें रोटेशन का वो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि वो है इतना सॉफ्ट सा, वो कहाँ तक घूमेगा वो घूम ही नहीं पाएगा, उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। तो उसके अंदर बस ये है कि थोड़ा बहुत एक्स की डायरेक्शन में चला गया, कभी वाई की में चला गया, कभी जेड की में चला गया। उसके अलावा डाई एटॉमिक का 5 रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये एक से भले 2 आ गए तो दोनों ज्वाइन हो गए हैं, तो दोनों ज्वाइन हो गए हैं, तो अगर ये नॉन रिजिड भी हैं तो दे विल एक्ट लाइक रिजिड। अगर ये नॉन रिजिड भी हैं तो दे विल एक्ट लाइक रिजिड, क्योंकि दोनों फिक्स्ड हैं, मूव नहीं हो सकते आपस में। जो उनका फिक्सेशन है वो एक उसको रिजिड शेप दे देता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक, तो ये चीज़ है। यहाँ पर 5 है। डाई एटॉमिक गैस का आप कंपेयर करें जो हमने करा था फॉर्मूले के हिसाब से, वहाँ पर भी 5 है। उसके बाद पॉली एटॉमिक का आपने नॉन लीनियर का कंपेयर करिए 6 है, और लीनियर का कंपेयर करिए 7 है। तो इसके अलावा हमसे कोई चीज़ पूछी नहीं जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि अभी जो हमने फॉर्मूला करा था लास्ट क्लास में, दैट वाज F इज इक्वल टू 3n माइनस के। F इज इक्वल टू 3n माइनस के। लेकिन ये फॉर्मूला आपका यही छूमंतर हो जाएगा इस चैप्टर के साथ ही। उसके बाद आप केमिस्ट्री में या फिजिक्स में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जब भी कभी पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में ये फॉर्मूला आपका कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ लग रहा है। ठीक, यहाँ पर एन क्या था? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट उसको अवेलेबल हैं, और के क्या था? नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक लगकर और हमें सिर्फ इतने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इनको देखते हुए हमने जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी, मैं उस डेफिनेशन पर वापस आता हूँ। ठीक है, वो डेफिनेशन समझना, लिखना कुछ नहीं है क्योंकि वो आप लिख चुके हो, उसमें बस एक चीज़ आपको बतानी है। डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से। It states that in any dynamical system in thermal equilibrium, the energy is equally distributed. Energy, इस एनर्जी की बात हो रही है, तो मैं वापस से मोनो एटॉमिक का लिखा हुआ है, मैं वापस से लिख देता हूँ। U इज इक्वल टू हाफ mv(x²), ये काइनेटिक एनर्जी है x की डायरेक्शन में, प्लस हाफ mv(y²). सिर्फ समझिएगा, मैं आपको डेफिनेशन समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि उसका हमें यूज़ करना है, नहीं तो दिमाग में बस ये याद है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, तो फालतू में बता दिया रटने के लिए। उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, समझिएगा। हाफ my² प्लस अगला क्या है? हाफ mvz², अगला क्या है? हाफ iy ओमेगा y² प्लस हाफ iz ओमेगा z²। और चलो हम मान लेते हैं कि हम इस नॉन लीनियर की बात कर रहे हैं, तो z वाला भी ले लेते हैं, iz ओमेगा z², ix ओमेगा x²। अब ये सारे के सारे जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का ही तो फॉर्मूला है I ओमेगा², हाफ I ओमेगा²। ठीक है,
अच्छा, मैं इसमें अभी वाइब्रेशन वाला शो नहीं कर रहा हूँ। अब दोबारा से सुनिए, द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among its various degrees of freedom, among its various degrees of freedom। ये एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये दूसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये तीसरी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चौथी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पांचवी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये छठी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, एंड द एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल इज हाफ केबीटी। हर एक के साथ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है कि हर एक के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो हाफ केबीटी है, हाफ केबीटी। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 इनको काउंट करके ये ट्रांसलेशनल के 3 कंपोनेंट, ये रोटेशनल के 3 कंपोनेंट, मतलब क्या हुआ इसका, ये टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। हर कंपोनेंट के साथ में, हर कंपोनेंट के जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बोलता है वो ये कहता है कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रोटेशनल वेलोसिटी, मास, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के चक्कर में ही मत पड़ो। आप सीधा सीधा ही बोलो कि हर एक कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इतनी एनर्जी है, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये बताता है कि हर एक कंपोनेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इतनी एनर्जी है। तो इसका मतलब अगर किसी की 6 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 6 इंटू हाफ के बी टी, अगर किसी की 3 है डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 इंटू हाफ के बी टी, ये हो गया। तो यहाँ से एक चीज निकल कर आती है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि ये क्या है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि ये स्मॉल एफ है, तो इसका मतलब स्मॉल एफ बाई 2 के बी टी, स्मॉल एफ बाई 2 के बी टी। मैं इस रिलेशन को स्पेसिफिक हीट के छोटे छोटे डेरिवेशन हैं, मैं इस रिलेशन को यूज़ करूँगा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप हाफ के बी टी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सीधा सीधा, ठीक। वो आपसे लीनियर का पूछे, नॉन लीनियर का पूछे, हमें सबके याद हो गए। हमें ये सब कुछ बार बार प्रूफ भी करके नहीं दिखाना। अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है तो उसमें प्रूफ करके दिखाएंगे, ठीक है। वो भी कितना है, 2-3 लाइन में ही हो जाना है वो भी प्रूफ, ठीक। अच्छा, और अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट आएगा तो उसमें कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बताता हूँ, एफ बाई 2 के बी टी, बस ये रिलेशन याद रखना। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि हाफ के बी टी इज द एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो 1/2 के बी टी, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है तो 3/2 के बी टी, 3 इंटू हाफ के बी टी हो रहा है बस। 6 है तो 6 इंटू हाफ के बी टी, बस ये करना है। 7 है तो 7 इंटू हाफ के बी टी, ठीक है। अब आप नोट करें, नेक्स्ट आप इसमें जो टॉपिक आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक है इसमें, स्पेसिफिक हीट्स। हेडिंग डालेंगे स्पेसिफिक हीट्स। स्पेसिफिक हीट्स इसमें लिखें, स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। नेक्स्ट क्लास में करें क्या? नेक्स्ट क्लास में करता हूँ इसको मैं कंटिन्यू, और कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास में नहीं ले पाऊँगा, संडे का ऑफ रहेगा। नेक्स्ट क्लास आपकी सीधा मंडे को ही है, ठीक है। चलिए जी, आज इतना ही करते हैं फिर। सर आज की एक्स्ट्रा क्लास आज कौन सी? कल नहीं हो पाएगी ना सर? हाँ, कल नहीं ले पाया मैं मंडे को ही लूँगा, मंडे को लूँगा। चलिए जी, ओके।
थैंक यू सर।